हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पज़ पे। ये आपके परीक्षा के पर्पज़ से भी है, उपयोगी है, क्योंकि कई बार इससे संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इसमें FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो हर व्यक्ति लगभग FIR के बारे में जानता है, चाहे उसने लॉ किया हो या अथवा लॉ ना किया हो, क्योंकि FIR शब्द हमने सबने सुना है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस के समक्ष की जाती है, वो FIR कहलाती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो दोस्तों चलते हैं अपने अध्याय पे 12 पे और देखते हैं पुलिस को सूचना और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की पावर, मतलब अन्वेषण वो कैसे करेंगे। क्योंकि अन्वेषण का जो अधिकार है पुलिस का है, पुलिस अन्वेषण करती है, जांच और विचारणा न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं पुलिस की गई इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की पावर। सेक्शन 161 पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। क्लॉज नंबर 1, कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त भेद करे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है। मतलब खुद पुलिस अधिकारी कर सकता है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, या उसके अधीनस्थ पुलिस अधिकारी जिसको उन्हें कार्यभार सौंपा था वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और उसमें वो भी बताया है कि उसकी किस पंक्ति से नीचे का नहीं हुआ जिसे राज्य सरकार द्वारा इस मामले के, इस अध्याय के मामलों में भेद किया गया है। तो वो सब निर्धारित है। तो वो क्या कर सकता है, मौखिक परीक्षा उसकी कर सकता है, आवश्यक समझता है तो उसकी मौखिक परीक्षा कर सकता है। क्लॉज 2 है, ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या संपहरण की आशंका में डालने की है, ऐसे मामले से संबंधित उन सब प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है। ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय, मतलब वो प्रश्नों को आंसर वो नहीं देगा जो उसको फंसाने वाले हैं, उत्तरों की प्रवृत्ति उसके आपराधिक आरोप में फंसाने वाली है या कोई शास्त्रीय दंड से या संपहरण से संबंधित है, तो उसमें कोई आशंका है, तो उनके क्वेश्चनों के सिवाय वह सब क्वेश्चनों के आंसर सही देगा और जैसा और उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा और उनके उत्तर वो उस अधिकारी को देगा जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप, शास्त्रीय संपहरण की आशंका में डालने की है। ऐसे उत्तरों को छोड़, ऐसे कुछ प्रश्नों को छोड़ के बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर सही देगा और जिनको देने के लिए वो आबद्ध है। वहीं क्लॉज 3 है, पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है। क्या कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है और लिख सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेख बनाएगा जिसका कथन वह अभिलिखित करता है। मतलब मान लो जो कथन कर रहा है पुलिस अधिकारी, उसका जो आंसर आ रहा है, उत्तर दिया जा रहा है, उसको अभिलिखित कर सकता है, और ऐसा जो अभिलिखित कथन बनाएगा तो प्रत्येक जो कथन है उसको पृथक उसका अभिलेख बना के रखेगा, अपने पास रिकॉर्ड बना के रखेगा। परंतु इस धारा के अधीन किया गया कथन शब्द, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि इसमें परंतु भी डाल दिया है कि ये जरूरी नहीं है कि उसको लिखा ही जाए, तो उसको क्या करेंगे, वो शब्द और दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक साधन मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसको अभिलिखित किया जा सकता है। वहाँ को परंतु है, और परंतु यह और कि किसी ऐसी स्त्री का कथन जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 354, धारा 354A, B, C, D एवं 376 A, B, C, D, E और धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने के प्रयत्न किए जाने का भी कथन किया गया है, किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा ही अभिलिखित किया जाएगा। तो प्रोविजो, पहला प्रोविजो ये था कि उसको ऑडियो वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन तो अभिलिखित तो किया जा सकता है। इसके अलावा मान लो महिला संबंधित अपराध हुआ है, इसमें 1860 की 45 की धारा, 1860 मतलब IPC के अंतर्गत है, सेक्शन 354 मोडेस्टी संबंधित है, ABCD है उसके भाग, 376 रेप संबंधित है, ABCDE है, और 509 कोई मोडेस्टी संबंधित है। इस संबंधित कोई अपराध के बारे में अभिलिखित किया जा रहा है, रिकॉर्ड कथन किया जा रहा है, तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो सेक्शन 161 था जो
साक्षियों द्वारा दिए जा रहे पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा की जा सकती है और उनको अभिलेख पर लिया जा सकता है, चाहे वो लिखित रूप में हो चाहे ऑडियो वीडियो के माध्यम से हो। बस एक बात का ध्यान रखा जाएगा, यदि महिला है और उससे संबंधित अपराध 354, 376 और 509 से संबंधित हैं तो उनको वो पुलिस महिला अधिकारी द्वारा ही अभिलिखित किया जाएगा। सेक्शन 162 पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना, कथनों का साक्ष्य में उपयोग। अब क्लॉज 1 है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा और ना ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या ना हो, और ना ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी अधिकारी की अपराध की जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था किसी जांच या विचारण में, इसमें इसके पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में ना ला जाएगा। मतलब उसमें ये बता रहे हैं कि जो अभी पूर्व हमने सेक्शन देखा जिसमें उन्होंने कहा कि अभिलेख में ले सकते हैं कथन को, तो जो कथन अभिलेख में लिया है तो वो अभिलिखित जो जिस व्यक्ति ने साक्ष्य दिया है उसको कथन को अभिलेख में लिया है तो उस पर उसके हस्ताक्षर नहीं लिए जाएंगे और ना ही उसके जो कथन हैं उनको किसी कार्रवाई में उपयोग किया जाएगा यथा उपबंधित के सिवाय। मतलब जो उपबंधित है उसके सिवाय उसको उसके जो कथन हैं उनको पुलिस डायरी में हो चाहे अभिलेख में हो, किसी अपराध में किसी अपराध की जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन है, मतलब जो अपराध की जो अन्वेषणाधीन है मतलब अन्वेषण चल रहा है किसी अपराध पे, किसी जांच मतलब किसी न्यायालय में कार्रवाई चल रही है, कोई विचारण चल रहा है, या इसमें इसके पश्चात था उपबंधित के सिवाय, मतलब उसमें उपबंधित है, मतलब जो कि साक्ष्य में लिया जा सकता है उनको उपबंधित किया जाएगा और उस यदि उपबंधित नहीं है तो उनको इस तरह से साक्ष्य में उसके जो कथन उसने किए हैं जिस पर उसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं उसको साक्ष्य में नहीं लिया जाएगा, किसी प्रयोजन के उपयोग में लाया जाएगा। तब लाया जाएगा जब वो उपबंधित है, यदि उपबंधित नहीं है तो वो साक्ष्य में उपयोग नहीं लाया जाएगा, उपयोग में नहीं लिया जाएगा। मतलब वो कहना ये जा रहे हैं कि जो भी कथन साक्ष्य में लिए जाएंगे तो वो उपबंधित होगा और निर्देशित होगा, यदि निर्देशित और उपबंधित नहीं है तो उन्हें सामान्य रूप से उसके द्वारा किए गए कथनों को साक्ष्य में उपयोग में नहीं लाया जाएगा। स्पष्ट उन्होंने कहा और ना ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, चाहे वह पुलिस अधिकारी पुलिस डायरी में हो या ना हो, और ना ऐसा कथन या अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी अपराध की जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था किसी जांच या विचारण में, इसमें इसके पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में ना लाया जाएगा। मतलब जो उपबंधित है उसके सिवाय उसको उपयोग में नहीं लेंगे। अब हम आगे परंतु में चलते हैं। परंतु जब कोई ऐसा साक्षी जिसका कथन उपरोक्त रूप में लेखबद्ध कर लिया गया है ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है, बहुत कंडीशन, मतलब वो बता रहे हैं कि कब उसको साक्ष्य में लिया जा सकता है, सामान्य रूप से नहीं लिया जा सकता लेकिन कब लिया जा सकता है वो आगे परंतु में है। जब कोई ऐसा साक्षी जिसका कथन उपरोक्त रूप से लेखबद्ध कर लिया जाता है, ठीक है, ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है, अभियोजन की ओर से उसी को बुलाया है, और तब यदि इसके कथन का कोई भाग सम्यक रूप से साबित कर दिया गया है तो अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से, एक तो अभियुक्त के द्वारा जिसके खिलाफ मामला है और अब न्यायालय की अनुज्ञा से न्यायालय से आज्ञा ली जाएगी, अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए, ऐसे साक्षी का जो व्यक्ति ने जो साक्षी है उसका खंडन करने के लिए उसके पूर्व कथन का उपयोग किया जा सकता है जो उसने अभिलेख में लिया था पुलिस अधिकारी ने। खंडन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 द्वारा उपबंधित रीति से, मतलब वो रीति भी उपबंधित है जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 145 में है, किया जाएगा। और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई भाग ऐसे साक्षी की पुनः परीक्षा में भी, मतलब उसका जो साक्ष्य उसका उपयोग साक्ष्य का कथनों का उपयोग किया जा रहा है वो उसकी पुनः परीक्षा में भी उपयोग किया जा सकता है, किंतु उसकी प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए के प्रयोजन से ही उपयोग में लाया जा सकता है यदि कभी आवश्यकता पड़ जाए तो। यह हमने देखा। अब क्लॉज 2 है, इस धारा की किसी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 38 के खंड 1 के उपबंधों के अंदर आने वाले किसी कथन को लागू होती है या उस अधिनियम की धारा 27 को उपबंधों पर प्रभाव डालती है। वहीं उन्होंने लिख दिया सेक्शन 32 हम जानते हैं,
आपके मृत्युकालिक कथन संबंधित है उसके बारे में बता रहे हैं। इस धारा की किसी बात के बारे में यह ना समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 के खंड 1 के उपबंधों के अंदर आने वाले किसी कथन को लागू होती है, मतलब 32 के का क्लॉज 1 के ऊपर ये लागू नहीं होती है, या इस अधिनियम की धारा 27 उपबंध पर प्रभाव डालती है। ना तो ये धारा 27 के उपबंध पर प्रभाव डालेगी, ना सेक्शन 32 के क्लॉज 1 के ऊपर प्रभाव डालेगी। इस धारा का मतलब ये नहीं समझा जाएगा, ठीक है। मतलब उस ऊपर से उन्होंने सेविंग क्लॉज दे दिया, मतलब कोई भी सेक्शन को डिफाइन करते हैं उसकी क्या लिमिटेशन है वो सब उसमें बता दिया जाता है। तो सेक्शन 162 बताता है पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षर ना किया जाना और कथनों का साक्ष्य में उपयोग होगा कब, ये तो सामान्य रूप से नहीं होगा तो कब होगा, यदि खंडन करना है जरूर पड़ जाती है तो प्रतिपरीक्षा पुनर्परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में उसका उपयोग हो सकता है, जबकि उनको ऐसा लगता है कि वो आवश्यक है। सेक्शन 162 का स्पष्टीकरण है, उपधारा 1 में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप या खंडन हो सकता है, ठीक है। जो निर्दिष्ट कथन है उसका मैं किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप या खंडन हो सकता है। लोप मतलब छुपाया जाना और खंडन मतलब उसको क्रॉस करना हो सकता है, यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें ऐसा लोप किया गया है महत्वपूर्ण और अन्यथा संगत प्रतीत होता है। मतलब संगत प्रतीत हो रहा है और महत्वपूर्ण है तो, और कोई लोप किसी विशिष्ट संदर्भ में खंडन है या नहीं, और कोई लोप किसी विशिष्ट संदर्भ में खंडन है या नहीं, ये तथ्य का प्रश्न है, ये न्यायालय देखेगा वास्तव में वो खंडन तथ्य का प्रश्न है अथवा नहीं। तो स्पष्टीकरण दे दिया है ने। अब सेक्शन 162 की बात करेंगे अपन, कोई उत्प्रेरणा ना दिया जाना। नंबर 1, कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24 में यथा वर्णित कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन ना तो देगा और ना करेगा तथा ना दिलवाएगा और ना करवाएगा। वहीं कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में यथा वर्णित उत्प्रेरणा या धमकी के माध्यम से वचन ना देगा और ना कराएगा व्यक्ति से, मतलब उसको धमकी नहीं देगा, वचन नहीं दिलाएगा और न करवाएगा। क्लास 2, किंतु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति से को कोई कथन करने से जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे किसी चेतावनी द्वारा अन्यथा निवारित न करेगा। मतलब ना तो उस पर प्रेशर डालेगा कोई कथन करने के लिए, और यदि वो कोई कथन करना चाहता है तो उसको रोकेगा भी नहीं। तो ये दोनों क्लॉज ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति यदि अपनी स्व प्रेरणा से कोई वचन देना चाहता है तो उसको वचन देने से नहीं रोका जाएगा, कोई कथन करने से नहीं रोका जाएगा, और जबरदस्ती ना तो उससे कोई कथन कराया जाएगा ना उससे वचन दिलाया जाएगा। परंतु इस धारा की कोई बात धारा 166 की उपधारा 4 के उपबंधों पर प्रभाव न डालेगी। वहीं उन्होंने सेविंग क्लॉज भी लिख दिया उसका कि सेक्शन 164 की जो उपधारा 4 है उस पर इस सेक्शन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम सेक्शन 164 में देखते हैं, तो हमें कोई कह देना कोई उत्प्रेरणा न दिया, मतलब उत्प्रेरणा किसी भी हेतु से नहीं दी जाएगी, ना तो उसको किसी कार्यवाही में कथन देने से रोकने के लिए या कथन दिलाने के लिए, ठीक है।